जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो मॉडल प्रश्न पत्र है, और इस बार मॉडल प्रश्न पत्र से बहुत सारा प्रश्न आ रहा है। तो कल जो है क्लास 9 वालों का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे समय आपका 1.5 घंटा दिया जाएगा, पूर्णांक 40 रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए मॉडल प्रश्न को आप लोग करके ही जरूर जाइएगा। और देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत है वो हमारा रूसो को कहा जाता है। एक का हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक का बी रूसो। दूसरा प्रश्न कि निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। कर मतलब होता है टैक्स। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि अप्रत्यक्ष कर किसमें लगाया गया था, तो किसमें लगाया गया तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है नमक और तंबाकू पे अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। दो का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। लेनिन जो थे अपने जो अप्रैल थीसिस द्वारा कुछ मांगे रखी थी, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सा जो वो मांग उसमें शामिल नहीं किया था। तो क्या क्या किया था इसमें देख लीजिए। यहाँ पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी उसने शामिल किया था। युद्ध समाप्त किया जाए, इसने ये भी शामिल किया था। ऑप्शन सी भी किया गया था, किसानों को सारी जमीन वापस की जाए। लेकिन जो डी है उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये उन्होंने मांग नहीं की। तो इसका राइट आंसर क्या पूछा है कि नहीं किया गया था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये मांग नहीं किया था। चौथा प्रश्न कि रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। रूस के जो स्थानीय स्वशासी संगठन है उसको सोवियत कहते हैं। ठीक है, सोवियत। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है 5 में कि ध्रुवीय शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है। तो ध्रुवीय शक्तियाँ जो है वो जर्मनी, इटली और जापान को कहा जाता है। तो 3 का हमारा जो 5 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जर्मनी, इटली और जापान। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। तो किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। 6 का राइट आंसर होगा सी नंबर, वर्साई की संधि, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या यहाँ पे 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की जो स्थापना है वो हमारा ब्रैंडिस ने किया था। 7 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की कलांग कौन थे। तो कलांग जो है वो कुशल लकड़हारे थे। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कुशल लकड़हारे। 9 नंबर प्रश्न की बुग्याल क्या है। तो बुग्याल क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 9 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। विभिन्न क्षेत्रों पर जो घास के मैदान है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप लोग घास के जो मैदान वाला जितना है उसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा बुग्याल, तो बुग्याल किसको कहा जाता है। तो ऊंचा पेड़ और स्थित ऊंचा पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न की दुनिया की आधी से ज़्यादा चारागाह आबादी कहाँ रहती है। तो दुनिया की जो आधी से ज़्यादा चारागाह आबादी कहाँ रहती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए 10 का ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है 11 नंबर की निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र जो है वो समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है, लोकतंत्र। 12 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है जो है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, ये हमारा गलत बताया गया है। ठीक है, लोकतंत्र जो है नागरिकों का बल्कि सम्मान बढ़ाता है, और यहाँ पे लिखा गया है सम्मान नहीं बढ़ाता है। 13 नंबर प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो संविधान की जो आत्मा है वो हम लोग प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना जो हम लोग डेली स्कूल में बोलते हैं, और जो भी एनसीईआरटी का बुक है उसके फर्स्ट पेज में दिया रहता है प्रस्तावना। हमारा हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, ये वाला जो इसी को संविधान का आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर में क्या है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, तो 14 का इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो झारखंड जो विधानसभा सीट है उसका 82 संख्या है, 82। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 82। चलिए 16 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है वो
25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान समय में हमारा जो है वो द्रौपदी मुर्मू है और एक महिला राष्ट्रपति है। तो 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा यह प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है। तो भारतीय संसद के 2 सदन क्या क्या है, राज्य लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारा जो 18 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, लोकसभा और राज्यसभा। 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन दिया गया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के खिलाफ अधिकार। क्या पूछा है कि संगठन और संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, स्वतंत्रता का अधिकार में हमारा संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार आता है। 19 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 20वां प्रश्न कि निम्नांकित में कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। तो निम्नांकित में कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है, 20 का राइट आंसर होगा इसका डी जो है, जातिगत भेदभाव का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार में नहीं आता है। 20 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 21 में कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 21 नंबर का राइट आंसर होगा 2.4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4% है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 में कि निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो हमेशा जो है बर्फ से ढका कौन रहता है, महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय जो वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। 23 में कि उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है। तो उत्तरी मैदान जो है वो हमारा किससे बना है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र से बना है उत्तरी मैदान। 23 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कि प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती है। तो 24 का राइट आंसर होगा वर्षाकालीन जल प्रवाही, ठीक है, यानी वर्ष भर उसमें जल का प्रभाव होते रहता है। अगला प्रश्न 25 है हमारा यहाँ पे, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो 25 का राइट आंसर होगा सांभर झील, जो है वो लवणीय जल वाली झील है, सांभर झील, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 26 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मौसम समाचार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। 27 में कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। तो भारत में जो मानसून का आगमन जो है वो हमारा जून के शुरुआत में, यानी जून के प्रारंभ में हो जाता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर की नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है। तो नागफनी जो है यानी कैक्टस, वो कैक्टस का एक पौधा होता है, कांटा कांटा आप लोग देखे होंगे। तो वो जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है, कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में। चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भारत में जो लिंगानुपात है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको 4 कथन दिया गया है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। यानी भारत में क्या है कि महिलाओं की संख्या कम है, यानी पुरुषों से कम, यानी पुरुष की संख्या ज़्यादा है। समझ में आ गया। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 30 नंबर, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है। तो जनसंख्या में परिवर्तन कब होता है, जन्म दर होता है, मृत्यु दर और प्रवास, यानी तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। जब किसी के बच्चे का जन्म होता है उससे भी जनसंख्या में वृद्धि होती है, मृत्यु होता है इसमें भी घटा, यानी जनसंख्या परिवर्तन हुआ। प्रवास मतलब एक जगह से दूसरे स्थान में जाकर बसना, इसी को प्रवास बोलते हैं। यानी यहाँ पे जनसंख्या घट गया तो यहाँ पे जाकर बढ़ गया, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है ना, इसमें तीनों हो जाएगा, ठीक है। 30 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 31 में कि उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है। उत्पादन की आवश्यकता क्या, देखिए 3 हमारा क्या है, श्रम, ठीक है, पूंजी और भूमि, लैंड, लेबर और कैपिटल। तो यहाँ पे हमारे पास, अगर हमारे पास पैसा भी है, ठीक है, हमारे पास श्रम भी है, लेकिन हमारे पास भूमि नहीं है, तो क्या कृषि होगी। तो यहाँ पे पूछा कि पहली आवश्यकता क्या है। तो हमारे पास जो पहली आवश्यकता है हमारे उत्पादन के लिए वो हमारा भूमि हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा भूमि। पहले हमारे पास भूमि रहेगा तब हम कर सकते हैं उत्पादन। अगला है कि अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है। तो अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी जो है वो किसके स्रोत है, तो भौतिक और मानव पूंजी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका, बी भी दोनों से, सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी, भौतिक और मानव पूंजी दोनों के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है पालमपुर
कहानी से आपका 33 नंबर प्रश्न है कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। पालमपुर में गैर कृषि यानी जो कृषि के अलावा जो है कौन कौन सी क्रियाएं हैं, तो परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, तो इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। कृषि तो होता ही था पर गैर कृषि पूछ रहा है, तो ये तीनों होता था पालमपुर में। आप लोग पालमपुर कहानी बहुत ही अच्छा से पढ़े होंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। इसका राइट आंसर क्या होगा 34 का ऑप्शन नंबर ए जो है साक्षर एवं स्वास्थ्य जनसंख्या जो है वो जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। 34 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 में क्या है, निम्नांकित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और चिकित्सा से निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में भारत में, यहाँ पे खाली डैश, निर्धनों का संकेंद्रण है। 36 का हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है सबसे अधिक, यानी विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। 36 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 37 में कि निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है। तो 37 का हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है कि मनोरंजन आवश्यकता, ये हमारा नहीं होता। भोजन आवश्यकता, चिकित्सा आवश्यकता, वस्त्र आवश्यकता, ये तीनों हमारा निर्धनता रेखा यानी गरीबी, तो निर्धनता रेखा में हमारा ये तीनों निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि बफर स्टॉक क्या है। तो बफर स्टॉक क्या है, सरकार के द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार ये बफर स्टॉक है। यानी जो सरकार आपको राशन में देती है उसी को जो स्टॉक में रखती है सरकार, उसी को बफर स्टॉक कहा जाता है। तो 38 का ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार ही बफर स्टॉक है। ठीक है, चलिए और दो प्रश्न बचाए देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है, तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ जो है वो सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता हो, यही हमारा खाद्य सुरक्षा है। सुरक्षित घेरे में खाना ये सब नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि ये राइट आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर बी। लास्ट प्रश्न है आज का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है, तो खाद्य सुरक्षा से। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और भी अभी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस आना बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।